अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं। आज हमारा एनालॉग का लेक्चर नंबर 15 सेकंड चैप्टर आरसी कपलिंग के बारे में है। बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा कपलिंग के बारे में, और मुझे यकीन है आपको समझ आ रहे होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो फीडबैक लाजमी देना ताकि मैं उसको मज़ीद डिटेल के साथ आपको बता सकूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलसी कपलिंग या इम्पीडेंस कपलिंग है। इम्पीडेंस कपलिंग हर लिहाज से मीडियम फ्रिक्वेंसी पे और हाई फ्रिक्वेंसी पे सबसे बेहतरीन जो कपलिंग होती है वो एलसी कपलिंग ही होती है। एलसी कपलिंग को इम्पीडेंस कपलिंग का नाम भी दिया जाता है। इम्पीडेंस कपलिंग एक ऐसी कपलिंग होती है जिसमें दो एम्पलीफायर को आपस में इस तरह जोड़ना है कि उनके दरमियान इंडक्टर और कैपेसिटर एज ए कपलिंग एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो, उसको हम एलसी या इम्पीडेंस कपलिंग का नाम दिए जाते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखिए, अब इसमें सेम वही हमारे पास वही सर्किट है जो पिछले लेक्चर 14 के अंदर मैं लिख चुका हूं। वहां पे आपने अमूमन देखा होगा कि यहां पे मैंने मामूली चेंजिंग की है। रजिस्टर लगा हुआ था, कैपेसिटर इंडक्टर को लगा दिया L1 L2 और सेम वही कैपेसिटर कपलिंग लगा दी है, और ये एलसी कपलिंग या इम्पीडेंस कपलिंग का नाम दिया जाता है। ये दो एम्पलीफायर है Q1 एंड Q2। ये स्टेज अलग है, ये स्टेज अलग है, लेकिन जब कपल किया गया है तो दोनों को कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू आपस में कनेक्शन बना दिया गया है। ये पूरा जो हमारा सर्किट बन गया इसको हम क्या नाम दिया जाएगा? एलसी कपलिंग या इम्पीडेंस कपलिंग का नाम दिया जाएगा। सेम वही हमारे पास प्रोसेस। C1 कैपेसिटर इनपुट कपलिंग, इनपुट इम्पीडेंस के लिए, C2 आउटपुट को कपल करेंगे। ये इसके साथ कोई तलक नहीं है, हर एक एम्पलीफायर के साथ हम लोग कपलिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दो बाईपास कैपेसिटर है, CE1 CA2 बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर का ये काम होता है जब भी इसके अपने लेवल से या इसके रिस्पॉन्स कर्व से अगर जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या कर देता है? बाईपास कर देता है, जाकर डिस्टॉर्शन से बचे जा सके। अब ये डीसी लेवल को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में दाखिल नहीं होने देता, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन को अच्छा ये कपलिंग के लिए हमने कैपेसिटर लगाया C1 एंड C2। वोल्टेज डिवाइडर से बेस की बाइसिंग, ये देखिए ये भी वोल्टेज डिवाइडर है, इसकी बेस की बाइसिंग है सेकंड स्टेज। L1 असल में VCC के थ्रू इसकी बाइसिंग भी करता है। सेकंड इसका काम क्या है? ये एसी सिग्नल को बैटरी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करने देता, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? डीकपलिंग नेटवर्क। ये इसको क्या नाम दीजिए? देखा जाता है डीकपलिंग नेटवर्क, और बाद अगर इसका नाम लिखा जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक, RFC भी लिखा हुआ होता है। तो RFC हो जाए या रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक, उसको नाम दिया जाता है या डीकपलिंग नेटवर्क या इंडक्टर। ये एक ही बात है, वहां पे लिखा होता है तो वहां पे आपको पसंद हो जाए, इसलिए मैंने इसके साथ लिख दिया है रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक। अब इसके दो काम है, एक तो VCC की जो इसकी बाइसिंग करवा रहा है, ये भी कलेक्टर की इसकी बाइसिंग करवा रहा है। दूसरा क्या है? अगर AC सिग्नल होगा तो ये नहीं जाने देगा। ये आप लोग अमूमन पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं डिटेल के साथ जाऊंगा तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। असल में इसका काम इतना ध्यान में रख लें, AC के लिए यानी हाई फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है इसके लिए ये रेजिस्टेंस पेश करता है, इसको पास नहीं होने देता, लेकिन DC को आसानी के साथ पास कर देता है। कैपेसिटर का काम उल्टा होता है। कैपेसिटर क्या करता है? AC को आसानी से पास होने देता है और DC को ब्लॉक कर देता है। और ये क्या करता है? ये AC को ब्लॉक करता है और DC को पास करता है। AC सिग्नल जो आएगा उसको ब्लॉक करेगा ताकि ये बैटरी में इंटरफेरेंस ना करे। यहां से भी AC सिग्नल जो आएगा जो एम्पलीफाई होकर आएगा उसको इंटरफेरेंस नहीं होने देगा। इसके दो काम है, ये ध्यान में रखना, एक तो बाइसिंग के लिए, दूसरा AC के इंटरफेरेंस बैटरी में नहीं होने देता, इसलिए इसका क्या नाम है? डीकपलिंग नेटवर्क। डीकपलिंग नेटवर्क। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। इनपुट सिग्नल भी कैपेसिटर के थ्रू जो देते हैं तो ये इसको अपने बीटा के हिसाब से एम्पलीफाई करता है, जो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। इन आउटपुट जो मेरे पास IC जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी? बीटा इंटू IB को मल्टीप्लाई किया जाता है बीटा के साथ, यानी इसका मल्टीपल हमें मिलता है बीटा के साथ, और ये जितना बीटा गेन इसका होगा उसके इतना गुना देगा। अब मिली एम्पेयर में करंट है तो इसको एम्पेयर में कन्वर्ट कर देगा, माइक्रो में है तो इसको मिली में कर देगा। अगर माइक्रो एम्पेयर करंट है हमारे पास तो ये बीटा के हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मिली एम्पेयर में। अब मिली एम्पेयर करंट है तो इसको बीटा के हिसाब से जब हम गेन एम्पलीफाई करेंगे तो इसको कन्वर्ट किस में कर देगी? एम्पेयर के अंदर। अब इसको दोबारा फिर एम्पलीफाई किया जाएगा, ये देखिए 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, सेम वही प्रोसेस। पॉजिटिव है तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव अगर सिग्नल दिया तो पॉजिटिव। अब ये सिग्नल जो नेगेटिव अप्लाई किया जाएगा तो पॉजिटिव 180 दोबारा करेगा,
नेगेटिव दूंगा तो पॉजिटिव दूंगा तो नेगेटिव, और ये इनपुट और आउटपुट आपस में सेम एंगल के ऊपर मौजूद है, 0 डिग्री के ऊपर मौजूद है। एक तो हमें ये इसका फायदा हो जाता है। सेकंड क्या है, अगर इसका आपस में कंपैरिजन करें, ये सिग्नल इनपुट सिग्नल और ये देखें आउटपुट सिग्नल, इनका आपस में अगर कंपैरिजन करें तो डियर स्टूडेंट ये इसका 2 से 3 गुना हमें आउटपुट में मिलती है। यानी पहली स्टेज इसको एम्पलीफाई करती है, फिर सेकंड स्टेज इसको एम्पलीफाई करती है। और कपलिंग की यही रिक्वायरमेंट हमारे पास है। जब किसी भी पॉइंट पर हमारी रिक्वायरमेंट एक एम्पलीफायर पूरी नहीं कर सकता तो हम एक से ज्यादा एम्पलीफायर को आपस में अटैच करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था। इसी में हम आते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व की तरफ। यहां पे देखें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में दोबारा कर देता हूं, ये असल में कंपैरिजन है, मवाजना है किसके दरमियान, वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। किस फ्रीक्वेंसी पर या फ्रीक्वेंसी की किस बैंड पर हमें कितना गेन मिलता है, और जिस फ्रीक्वेंसी बैंड पर हमें मैक्सिमम गेन मिलता है उसको जब हम कर्व या ग्राफ की सूरत में शेप में लेकर आते हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व का नाम दिया जाता है। अब देखिए वही सेम हमारे पास एम्पलीट्यूड, ये इसका वोल्टेज गेन का है, पाई एक्सिस पे एक्सिस पे मैंने क्या लिया फ्रीक्वेंसी को। मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, एम्पलीट्यूड जो है इसका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, गेन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो अब एक खास स्टेज पे आकर ये क्या हो जाता है, अपने एक्टिव लेवल यानी कांस्टेंट लेवल पर आ जाता है। अब फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रहा हूं, आगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है लेकिन ये अपने लेवल को बरकरार रखा है, कांस्टेंट। अब एक खास फ्रीक्वेंसी पर जाकर कोई भी फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये डिपेंड करती है किस किस्म का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है और इसके बायसिंग के लिए कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं। कंपोनेंट के तब्दील हो जाने से, वैल्यू के तब्दील हो जाने की वजह से या ट्रांजिस्टर की वैल्यू के तब्दील हो जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो होती है वो कम या ज्यादा, इसकी बैंडविड्थ कम या ज्यादा हो सकती है। तो अब मैं फ्रीक्वेंसी पर मैं यहां से मैंने स्टार्ट किया था 0 से, जब मैं 10 हर्ट्ज पे पहुंचा तो ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया है। अब 10 से लेकर मैं 20, 30, 40 या जितनी फ्रीक्वेंसी पे मैं जा रहा हूं ये क्या है, कांस्टेंट है। और जो ये खास लेवल पर मैं आगे जाता हूं तो ये दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब मैं इन दो पॉइंट को मैं नोट कर दूंगा, F1 फ्रीक्वेंसी कितनी थी और F2 कितनी थी, इन दोनों का डिफरेंस जब निकालूंगा तो उसको क्या नाम दिया जाए, बैंडविड्थ। तो ये हमारे पास क्या होती है डियर स्टूडेंट, बैंडविड्थ होती है। और इस कर्व को हम क्या नाम दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व का जानना जरूरी है। कोई भी हम एम्पलीफायर जब आपस में कोई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बनाते हैं या 2 से ज्यादा एम्पलीफायर को आपस में जब कपलिंग करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसका फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, ताकि उसी बैंड का हम इस्तेमाल करें और हमें आउटपुट पे क्या मिले, मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिले। अगर हम बैंड से हटकर करेंगे, जितने मर्जी एम्पलीफायर आपस में लगा लें, लेकिन हमें वो मतलूबा गेन नहीं मिलेगा। डियर स्टूडेंट ये छोटा सा एक टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे इसके ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग के बारे में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।